जी फ्रेंड्स, हम लोग क्लास जो है वो स्टार्ट करेंगे एग्जैक्ट 8 बजे। तब तक बाकी भी लोग जो हैं वो ज्वाइन कर लेंगे। तब तक ज़रा मैं सेटिंग कर लूँ इसको। जो हमारा लेआउट है इसको मैं थोड़ा सेट कर लूँ। सारे जितने भी लोग हैं वो अपना जो माइक है उसको म्यूट करके रखिएगा। जितने भी लोग हैं वो अपना माइक म्यूट करके रखिएगा, जितने भी जो ज्वाइन कर रहे हैं। अच्छा, थोड़ा सा हम लोग जो हिस्ट्री है वो इसको डिस्कस करके और उसके बाद वी विल स्टार्ट और जो बेसिक्स हैं उनको स्टार्ट करेंगे। हिस्ट्री का पता होना बहुत ज़रूरी होता है एंड एवरीबडी मस्ट बी अवेयर अबाउट द हिस्ट्री। ठीक है, थोड़ा सा थोड़े से और ज्वाइन कर लें लोग, फिर हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। जितने भी पार्टिसिपेंट्स आ चुके हुए हैं, नो इशू। सबको आवाज़ आ रही है? कोई अनम्यूट करके कोई हमें बता दे। कोई एक बंदा जो है वो बता दे, अगर किसी को अनम्यूट किया जाए। सबको आवाज़ आ रही है? इफ़ somebody कैन शेक हिज हैंड। मेरा खुद जूम का पहला एक्सपीरियंस है। यस, आईफोन रेज्ड हैंड। आई थिंक ये आईफोन रेज्ड हैंड। आई ओके ओके, नेम है आईफोन। ठीक है। अच्छा, चले जी, स्टार्ट करते हैं अपना जो टॉपिक है इसके ऊपर आते हैं। एंड लेट्स सी, हम सबसे पहले तो इस चीज़ को कर लेते हैं कि इससे एक तो इंट्रोडक्शन भी मिल जाएगा आप लोगों को। फॉरेक्स होता क्या है, बिल्कुल ये बिगनर्स के लिए है। दिस क्लास इज़ टोटली फॉर बिगनर्स। ठीक है, इस चीज़ को अंडरस्टैंड आप लोगों ने करना है कि जितने भी लोग ज्वाइन किए हैं वो ऐसे ही हैं, उनको फॉरेक्स का अभी फ़िलहाल नो हाउ बिल्कुल भी नहीं है। ये वो लोग हैं, उनके लिए हमने ये क्लास रखी है। इसके बाद हम इंटरमीडिएट पे जाएंगे। अपने पास कॉपी पेंसिल इट्स बेटर कि अपने पास रख लें, ताकि जो भी हम यहाँ पे बात करें वो आप लोग उसको अपने पास नोट डाउन करते जाएं। ठीक है। फॉरेक्स बेसिकली होता क्या है? फॉरेक्स इज अ फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज मींस कि आपके पास एक फॉरेक्स, मतलब जो करेंसीज हैं दैट इज फॉरेन, जो आपके मुल्क की नहीं है। ठीक है, तो दैट इज फॉरेक्स, फॉरेन एक्सचेंज।
तो प्री 17th सेंचुरी में क्या होता था कि सिर्फ और सिर्फ आप जो आपके पास जो चीज़ होती थी, जैसे गोल्ड होता था, उसके सिक्के होते थे जिनको आप पुराने ज़माने में कहते थे इतनी अशरफियाँ। आप कोई भी पुरानी कोई भी चीज़ उठा के देख लें, उसमें आप कहते हैं हमारे पास इतनी अशरफियाँ हैं, तो दैट इज़ गोल्ड या सिल्वर या जो शेल्स होते थे, उनकी बेस पे ये करेंसीज बनाई जाती थी और उन्हीं को आप ट्रेडिंग के लिए यूज़ करते थे। ट्रेडिंग मीन्स कि आप बाइंग एंड सेलिंग के लिए यूज़ करते थे, ठीक है। ट्रेड का हरगिज मतलब आप अभी फिलहाल इस चीज को मत लें कि हम बाय कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं करेंसीज को। ट्रेडिंग मींस बाइंग एंड सेलिंग, दैट्स इट, ठीक है। तो जो फॉरेन एक्सचेंज है वो हम यूज करते थे प्री 17th सेंचुरी में एज फॉर एज अ एक्सचेंज ऑफ गुड्स, नॉट एज एक्सचेंज ऑफ करेंसीज, ठीक है। आपने कोई चीज़ खरीदनी होती थी, आप जाके गोल्ड देते थे, वो चीज़ खरीद लेते थे, ठीक है। उससे पहले भी एक सिस्टम चलता था, जो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स उनको ज़्यादा बेहतर तौर पे आइडिया होगा, कि उससे पहले सिस्टम चलता था बार्टर सिस्टम जिसको कहते थे, ठीक है। बार्टर मींस के आप चीज़ देते थे, उसके बदले चीज़ ले, उसके अपने बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे कि जैसे किसी ने सोना दे के और खाना खरीद लिया, तो वो ज़ाहिर है वो भी तो नुकसानदेह चीज़ है ना, ठीक है। हम 19th सेंचुरी की बात करें तो गोल्ड स्टैंडर्ड स्टार्ट हुआ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो जितने भी कंट्रीज हैं उन्होंने स्टार्ट किया कि यार हम गोल्ड ही दे के क्यों करें, हम ऐसा क्यों ना करें कि फॉर एग्जांपल 1 तोला गोल्ड है, उसको साइड पे रख के उसके अगेंस्ट इतनी करेंसी इशू कर दें कि जिसका पर्पस जो है वो उतना ही अमाउंट बन जाए, उस गोल्ड के इक्वल अमाउंट बन जाए। फॉर एग्जांपल 1 तोला पड़ा है, करेंसी प्रिंट की और वो आगे दे दिया, दैट इज कॉल्ड गोल्ड स्टैंडर्ड, कि आपने बैक पे गोल्ड रख दिया है और उसके अगेंस्ट कहा है कि भाई हम आपको पेमेंट कर देंगे। तो करेंसी यहाँ से स्टार्ट हुई। जो आपको जो मॉडर्न फॉरेक्स जो नज़र आता है वो यहाँ से स्टार्ट हुआ 19th सेंचुरी से, ठीक है। तो अच्छा, कंट्रीज हैव एग्रीड फॉर गोल्ड एज अ बेसिस फॉर करेंसी इशुएंस, जो मैंने आप लोगों को बता दिया। अच्छा, अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार करेंसी प्रिंट होती है तो उसकी डी वैल्यू क्यों होती है? तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि फॉर एग्जांपल 1 तोला गोल्ड के अगेंस्ट आपने $10 इशू किए हैं, तो इसका मतलब ये है कि 1 तोले गोल्ड की जो वैल्यू है वो $10 है, ठीक है। लेकिन अगर आप $20 कर देंगे तो 1 तोले गोल्ड की वैल्यू $20 हो जाएगी, क्योंकि आपने जितनी प्रिंटिंग की तो बैक पे गोल्ड तो उतना ही पड़ा हुआ है। तो इस वजह से क्या होता है, जितनी आप प्रिंटिंग करते हैं उतनी उसकी डीवैल्यूएशन स्टार्ट हो जाती है। तो ये बेसिक इसका पर्पस होता है। इकोनॉमिक्स के सिस्टम्स हैं, हम इसको बहुत डीप भी जाके कर सकते हैं, बट सम हाउ दिस इज जो कि मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप लोगों को आइडिया हो चुका होगा कि हम जब करेंसी जब प्रिंट करते हैं तो वो क्यों डीवैल्यू हो रही होती है। अच्छा, ये बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। ये अगर आप बहुत आपको यूट्यूब पे बहुत सारे लोग नज़र भी आ रहे होंगे, वो आपको चीज़ें बता रहे होंगे, बट ये चीज़ें आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, ठीक है। ये जस्ट सिर्फ मैं आप लोगों को इसलिए कि मैंने इसको डीपली जो पढ़ा है। बहुत सारे लोग वेट भी कर रहे थे फॉर माय क्लासेस, और अभी हमने स्टार्ट किया है ये सेशन, तो इंशाल्लाह इसमें आपको सिर्फ प्योर नॉलेज मिलेगा। अच्छा, ब्रिटेन वुड सिस्टम ये फिर जब मेजर करेंसीज जो हैं वो यूएस डॉलर के अगेंस्ट इन्होंने स्टार्ट की कि ठीक है अब गोल्ड तो बन गया रिजर्व, ठीक है। अब बहुत सारे लोगों ने कहा कि यार यूएस डॉलर इज़ वेरी स्ट्रांग, तो हम क्यों ना करें कि यूएस डॉलर को एज अ रिजर्व कर लें, ठीक है। तो क्योंकि यूएस डॉलर तो ऑलरेडी गोल्ड के अगेंस्ट चल रहा है, तो हम क्यों ना यूएस डॉलर को अपना पैकिंग के लिए यूज़ करें। पैकिंग मीन्स के जो मैंने आप लोगों को बताया ना कि गोल्ड पीछे है, सामने करेंसी इशू की जा रही है। तो बहुत सारे मुल्कों ने इस चीज़ को कहा कि ठीक है, हम एक काम करते हैं, हम यूएस डॉलर को एज ए रिजर्व स्टार्ट कर लेते हैं। अभी भी खैर ये सेम इसी सिस्टम पे पाकिस्तान चल रहा है। तो ब्रिटेन वुड सिस्टम ये ख़त्म हो गया, क्योंकि फिर जो करेंसी फ्लक्चुएशन है वो तो फिर भी आ रही थी। तो ये सिस्टम ब्रिटेन वुड सिस्टम का ये 1973 में ख़त्म हो गया। उसके बाद फिर रिटेल ट्रेडिंग स्टार्ट हो गई। रिटेल ट्रेडिंग जो आजकल के दौर में आप लोग देखते हैं, मैं सिंस 2009 जो है वो, जब बिल्कुल ब्लैक स्क्रीन पे कंप्यूटर्स चल रहे होते थे, ये बात है तकरीबन 1996-97 की। एट दैट टाइम आई वॉज जस्ट मॉनिटरिंग व्हाट एक्चुअली द वर्ल्ड ऑफ फॉरेक्स इज डूइंग। उस टाइम पे मैं सिर्फ मॉनिटर कर रहा था, आई वॉज जस्ट स्टडिंग, आई वॉज नॉट डूइंग फॉरेक्स ट्रेडिंग, बट आई वॉज जस्ट लुकिंग एट व्हाट द मार्केट्स आर डूइंग। उसके बाद फिर जब ये सारी चीज़ें स्टार्ट हुई, ये जब ब्लैक स्क्रीन के ऊपर ट्रेडिंग स्टार्ट हुई, ठीक है, तो उसके बाद उसको हम लोग कहते थे कमांड लाइन इंफॉर्मेशन सिस्टम, सीएलआई सिस्टम होता था। फिर ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस आ गया जिसमें विंडोज़ वगैरह स्टार्ट हो गई। तो उससे पहले से ये चल रहा है, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अब हम ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में जैसे वन क्लिक करते हैं और बाइंग सेलिंग हो जाती है। पहले लोग करेंसी को डायरेक्ट खरीदते थे। तो ये जो रिटेल ट्रेडिंग हम हमारे हाथ में आ चुकी है, ठीक है।
फिर उसके बाद 2000 में इसकी रेगुलेशंस बनी, ज़ाहिर है बहुत सारे लोग फिर बहुत बेनिफिट ले जाते थे। कोई एल्गोरिदम नहीं था, कोई इस तरह की चीज़ नहीं थी, तो बहुत सारे लोग इसका बेनिफिट ले जाते थे। ठीक है। तो फिर इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि मैंने आप लोगों को बताया कि MT5 आना स्टार्ट हुआ, ये मैंने MT5 को 2000, MT4 को, नॉट MT5, बट आई स्टार्टेड यूजिंग MT4 इन 2008। उस वक्त MT5 नहीं था, फिर बाद में MT5 आ गया। ये शिफ्ट हुआ एल्गोरिदम ट्रेडिंग पे। एल्गोरिदम ट्रेडिंग मींस कि अब किसी के कंट्रोल में नहीं रहेगा। किसी ने अगर बाइंग करनी है, सेलिंग करनी है, तो वो अपने MT4 MT5 के ऊपर बाइंग एंड सेलिंग करेगा। ठीक है। अब दुनिया में कहीं पे भी बैठा हुआ कोई भी बंदा है, वो बाइंग एंड सेलिंग कर सकता है अपने मोबाइल के ऊपर, ठीक है, अपने टिप्स ऑफ फिंगर्स के ऊपर। सो दिस इज समथिंग जो कि आप कह लें कि एक बहुत ही एक यूनिक सी चीज़ हुई। लोगों ने एंट्री की, 24 आवर्स मार्केट ऑपरेशन स्टार्ट हो गए, US सेशन स्टार्ट हो गया, लंदन सेशन स्टार्ट हो गया। सो पीपल स्टार्टेड टू ऑपरेट इन फॉरेक्स ट्रेडिंग फॉर 24/7। ठीक है। 24/7 एंड 5 डेज अ डे। ठीक है, 5 डेज अ वीक। सो ये जो था, ये बहुत बड़ा शिफ्ट था। इसके बाद ही आप लोग अब फॉरेक्स ट्रेडिंग में आ सकते हैं। ठीक है। और ये शिफ्ट 2000 के बाद स्टार्ट हुआ। ठीक है। और अब ये सबसे बड़ी मार्केट है, 6 ट्रिलियन से ओवर, 6 ट्रिलियन, 6.4 ट्रिलियन ऑलमोस्ट इसके ऊपर डेली ऑपरेशंस होते हैं। आप ये सोचें कि पाकिस्तान 1 बिलियन US डॉलर लेने के लिए IMF की मुंतमी कर रहा होता है, बट ये मार्केट जहाँ पे रिटेल ट्रेडर्स और इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर और सब मिलके ऑलमोस्ट ओवर 6 ट्रिलियन एक दिन में ट्रेडिंग करते हैं। ठीक है। तो दिस इज़ द लार्जेस्ट मार्केट ऑफ द वर्ल्ड। सो ये हम लोगों का पहला जो है, ये हम लोगों ने इसको जो हिस्ट्री थी इसको कॉन्क्लूड किया है। एंड लेट्स शेयर और नेक्स्ट जो लेक्चर की आज की जो है, लेट मी शेयर दैट। अच्छा, फॉरेक्स वर्ल्ड की जो इन्फॉर्मेशन है, ये मैंने ऑलमोस्ट हिस्ट्री में कवर कर ली है। सो मैं अब आप लोगों को थोड़ा सा बेसिक जो है वो बताना यहाँ पे चाहूँगा। कि आपको क्या जानने की ज़रूरत है। बेसिकली अब आप ट्रेडिंग कर रहे होंगे, तो आपको किस चीज़ को जानना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। ये अब इसके ऊपर मैं ये चीज़ कवर करूँगा। यस, आई थिंक स्क्रीन इज़ विजिबल टू ऑल ऑफ यू। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये मैंने ब्रेजी पे बनाया हुआ है। ठीक है। जिन लोगों को नहीं आइडिया, तो वो ब्रेजी के ऊपर ये प्रेजेंटेशन जो होती है उसके ऊपर। अब यहाँ पे आपका हिस्ट्री तो ठीक है बता दी, अब यहाँ पे आपका कॉपी पेंसिल उठाना बहुत ज़रूरी है। जो बिगनर्स हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो नई बिगनर्स हैं, जो थोड़ा सा पुराने हैं, तो ठीक है, सुन लें, अच्छी बात है। 3 तरह के करेंसी पेयर्स होते हैं। अब जो सारा हमने जो बैकग्राउंड लेकर आए थे, उस बैकग्राउंड से लेकर अब हम देखेंगे बाइंग एंड सेलिंग किस तरह से आप करते हैं। ठीक है, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो आपको फॉरेक्स मार्केट में मिल जाती हैं बाइंग एंड सेलिंग के लिए। ठीक है। और आपको क्या चुनना चाहिए, किस तरीके से आपको ट्रेड करना चाहिए। सबसे पहली चीज़ तो ये कि मेजर जो करेंसीज की सेलिंग और बाइंग है, उसमें सबसे पहली कैटेगरी जो है दैट इज मेजर। फिर उसके बाद आते हैं क्रॉस पेयर्स, और फिर आते हैं एग्जॉटिक पेयर्स। ठीक है, ये हम इसको यहाँ पे देख लेते हैं। मेजर जो है वो पेयर्स होते हैं अ, जिन पेयर्स के अंदर US डॉलर इन्वॉल्व होता है। अच्छा, अब कुछ बिगनर्स यहाँ पे ना कंफ्यूज हो रहे होंगे, जो बिल्कुल बिगनर्स हैं, जो थोड़ा सा जिन्होंने फॉरेक्स ट्रेडिंग की है, वो ठीक है, वो कह रहे होंगे ठीक है, इट्स ओके, वी कैन अंडरस्टैंड। बट जो बिगनर वो कर रहे होंगे, उनको मैं बता दूं कि जब भी आप कोई भी करेंसी को बाय या सेल कर रहे होते हैं, तो उसका काउंटर पार्ट एक और करेंसी होती है। जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल आपने यूरो बाय करना है ना, तो आपने किसी करेंसी के थ्रू से बाय करना है। ठीक है। तो वो करेंसी आपकी US डॉलर भी हो सकती है, वो करेंसी आपकी GBP भी हो सकती है, वो आपकी कोई भी करेंसी हो सकती है जिसके थ्रू से आपने खरीदना है। तो मेजर करेंसी पेयर्स वो होते हैं कि जिनके अंदर US डॉलर इंक्लूडेड होता है। जैसे आपने यूरो खरीदना है, ठीक है, तो उसके अंदर US डॉलर इंक्लूड होगा। GBP खरीदना, GBP यूरो जो है वो यूरोपियन कंट्रीज का होता है, GBP ग्रेट ब्रिटेन पाउंड होता है। ठीक है। इसी तरह से और जो जिस तरह से आप कह लें JPY जो है जापानीज येन होता है। तो ये वो करेंसी पेयर्स होते हैं जिनके साथ अगर US डॉलर लग जाता है, तो फिर आप उसको मेजर करेंसी पेयर करते हैं। आप एक तरह से ये कह लें कि वो करेंसी पेयर जिनमें आप US डॉलर को इंक्लूड कर लें।
कुछ जगह पे यूएस डॉलर जो है वो एज अ बेस करेंसी आता है। बेस करेंसी वो जहां पे आप यूएस डॉलर को खरीदते हैं और दूसरी करेंसी को सेल करते हैं, या यूएस डॉलर को सेल करते हैं और दूसरी करेंसी को बाय करते हैं, जैसे यूएसडी कैड। यूएसडी और कैड एज अ कह लें कि इस तरह से यूज होता है कि जहां पे यूएस डॉलर पहले आता है, कैनेडियन जो डॉलर है वो बाद में आता है। इसी तरह जीबीपी यूएसडी, उसके अंदर क्या है, जीबीपी पहले आता है, यूएसडी बाद में आता है। ये खैर आपको बिल्कुल रट्टा लग जाएगा जब आप ट्रेडिंग स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए कि जिसमें यूएस डॉलर इंक्लूडेड हो। क्रॉस पेयर्स वहाँ वो होते हैं जिसमें यूएस डॉलर तो ना हो, बट उसके अंदर बड़ी करेंसीज हों, जैसे आप कह लें यूरो जेपीवाई, ठीक है, जीबीपी जेपीवाई। ये वो पेयर्स हैं जहां पे यूएस डॉलर तो नहीं है, लेकिन कंट्रीज वो हैं जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, ठीक है, जैसे जापान हो गया, ग्रेट ब्रिटेन हो गया, यूरोपियन कंट्रीज का हो गया। उसके बाद फिर आ जाते हैं एग्जॉटिक पेयर्स। एग्जॉटिक पेयर्स वो होते हैं जहां पर आपका यूएस डॉलर तो इन्वॉल्व होता है, लेकिन उसके अगेंस्ट जो कंट्रीज हैं वो डेवलपिंग होती है, वो डेवलप्ड कंट्रीज नहीं होती, ठीक है। आप नीचे अब मैंने एग्जांपल इसके अंदर दे दिए हैं मेजर में, जिस तरह से यूरो यूएसडी, जीबी यूएसडी। इसी तरह से अगर आप यहाँ पे देखें, ये जो आपका माइनर एंड क्रॉस ही आपको नज़र आ रहे होंगे, क्रॉस पेयर्स जहाँ पे जो बड़ी जैसे ये स्विस फ्रैंक है, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, कैनेडियन डॉलर है, स्विस फ्रैंक, कैट जेपीवाई। एग्जॉटिक पेयर्स आप देख सकते हैं, यूएसडी और टीआरवाई जो टर्किश लीरा है, ये है यूरो टर्किश लीरा है। अच्छा, बहुत सारे लोग कहेंगे यार टर्की तो बहुत, लेकिन इसके जो टर्किश जो लीरा है, अगर आप उसकी देखें इस वक्त प्राइस देखें, वो बहुत नीचे है, ठीक है। तो ये एग्जॉटिक पेयर्स में आता है, ठीक है। अच्छा, अब हम चलते हैं नेक्स्ट उस पे। एग्जॉटिक पेयर्स को हमने देख लिया। अच्छा, ये कुछ एग्जांपल्स हैं। ये आपको खैर जो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यहाँ पे अगर आप इसको स्क्रीनशॉट लेके भी देख लें, ये हमने एक इसमें डाल दिया है कि ताकि आप लोगों को बेहतर तौर पे आइडिया हो जाए। अच्छा जी। अब हम आ जाते हैं सेशंस के ऊपर कि कब कब आपने जो ट्रेडिंग है किस टाइम पर, कौन सा कह लें कि सेशन स्टार्ट होता है। जो बिल्कुल न्यू बिगनर्स हैं वो हो सकता है थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएं कि सेशंस क्या होते हैं, ठीक है। उनके लिए मैं बता दूं, जैसे फॉर एग्जांपल न्यूयॉर्क में जब सुबह होती है, ठीक है, तो उस वक्त आप कह लें कि उन्होंने तो तभी स्टार्ट करनी है ना ट्रेडिंग, लेकिन पाकिस्तान में हो सकता है शाम का टाइम हो। ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया में बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग, जब आप सुबह 3 बजे का टाइम होता है, एट दैट टाइम उनकी सुबह हो जाती है, ठीक है। तो इसी तरह से टोक्यो जो है वो भी, अगर आप कह लें कि जो जापान है वहाँ पे भी अभी आजकल के टाइम फ्रेम में तकरीबन पाकिस्तानी 5 बजे का टाइम होता है, जिस वक्त स्टार्ट। अच्छा, आपने देखा होगा जो ट्रेडिंग कर रहे हैं उनको पता, उनको आइडिया होगा कि एकदम से ना मार्केट जो है वो बहुत ज़्यादा फास्ट मूव करना स्टार्ट हो जाती है। वो इसलिए कि वो सेशन स्टार्ट होता है, वहाँ पर लोग अपनी कह लें कि ट्रेडिंग को स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से ट्रेडिंग वॉल्यूम इंक्रीज होने की वजह से मार्केट बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करना स्टार्ट हो जाती है। जितनी ज़्यादा मार्केट में वॉलेटिलिटी होगी, उतना ज़्यादा चांस होगा आपका अच्छा प्रॉफिट अर्न करने का, अगर आपको नॉलेज है तो। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो फिर उतना ही अच्छा चांस होगा आपका लॉस करने का, ठीक है। तो इस चीज़ को आपने जहन में रखना है। हम अब जो बेसिक्स हैं उनकी तरफ आ जाते हैं। सेशंस आपको पता चल गया कि हर मुल्क का अपना एक सुबह का टाइम होता है जहाँ पे ट्रेडिंग स्टार्ट होती है, एंड यू हैव टू ट्रेड अकॉर्डिंग टू द सेशंस। सेशंस में जब वॉल्यूम होता है तभी आप ट्रेड करते हैं। जब सेशन में, जब सेशन नहीं ओपन होता, वॉल्यूम नहीं होता मार्केट में, इट्स बेटर टू स्टे अवे, क्योंकि उस वक्त ट्रेडर्स नहीं होते, तो जो ट्रेडिंग टेक्निक्स हैं वो एक्चुअली में काम नहीं करती, ठीक है। अच्छा, अब हम चलते हैं जनाब पिप्स के ऊपर। आपको ये एक बहुत ही बेसिक चीज़ होती है, आपको पहले मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन इस तरह से करूँगा। आप जब बिल्कुल बचपन में जब पढ़ना स्टार्ट करते थे, तो उस वक्त आपको ना वो उर्दू में कहते थे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, ठीक है। इंग्लिश में कहते थे यूनिट्स, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड, 10,000, 100,000, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, ठीक है। इसी तरह से वो आगे क्वाड्रिलियन, क्वांटिलियन, सेप्टिलियन, सेक्सटिलियन, ऑक्टिलियन, नोनिलियन, डेसिलियन, वेजिंटेलियन। ये खैर ये वो यूनिट्स हैं। पाकिस्तान में वो पूर तक जाता था वो, बचपन में वो जब करते थे अरब खरब तो फिर पूर। तो बहरहाल ये वो आप कह लें कि यूनिट्स को मैयर करने के लिए क्या होता है कि हम उन करेंसीज को करते हैं। तो यहाँ पे फॉरेक्स में आप जब भी मूव कोई भी आप कैलकुलेट कर रहे होते हैं ना, तो आप क्या करते हैं, आप
ये जो बेसिक्स मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पे जो इसकी अगर आप बिल्कुल राइट साइड पे देखें तो 0.2 पिप्स लिखा हुआ है, ठीक है, 0.2 पिप्स। एक्चुअल में जो पिप्स है ना वो यहाँ से, ये जहाँ पे 8 लिखा हुआ है ना, यहाँ से स्टार्ट होते हैं 8। ठीक है, आप कह लें यूनिट्स, यूनिट्स ये हैं 8। उससे पहले जो है ये पॉइंट्स हैं। अब ब्रोकर्स आपको ज़ाहिर है वो बहुत कॉम्प्लिकेट हो चुका हुआ है। अगर आप यहाँ पे लेफ्ट साइड पे देखें यूरो यूएसडी जहाँ पे लिखा हुआ है, तो 1 पिप लिखा होगा, ठीक है। और 4 फिगर्स के बाद ये फिफ्थ फिगर जो है दैट इज कॉल्ड पिपलेट। पिपलेट भी कहते हैं इसको, बेबी पिप भी कहते हैं इसको, ठीक है। बहुत सारे लोग इसको डिफरेंट नेम्स दे सकते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह से आपने यूनिट्स से स्टार्ट करना है, यूनिट्स। उसके बाद जो ये 3 है साथ में, इसको आप कह लें टेंस। जैसे यूनिट्स के बाद टेंस आता है, मींस के अब ये टेंस की बात हो रही है, 38। उसके बाद हंड्रेड्स की बात कहाँ पे होगी, यहाँ पे यूनिट्स टेंस हंड्रेड्स, या अगर आप उर्दू में कहें तो इकाई दहाई और सैकड़ा, ठीक है। और ये हजार। ये अगर आप यहाँ पे इसको थोड़ा सा अपने कॉन्सेप्ट को बिठा लेंगे ना कि 8 पिप्स, इसका मतलब ये है कि 8 पिप्स जो हैं दैट इज यूनिट्स, ठीक है। ये पिप होता क्या है, ये कैलकुलेट करने का होता है कि आपने कितना गेन किया। इसको कैलकुलेट करने के लिए आप यूज करते हैं हर चीज को। जैसे आपने करेंसी को कैलकुलेट करने के लिए कहते हैं ना कि 10 रुपए हो गए, 20 रुपए हो गए, 25 रुपए हो गए, 50 रुपए हो गए, 50 रुपीज, 30 रुपीज, 80 रुपीज। तो जस्ट लाइक दैट पिप जो है वो आपको कैलकुलेट करने के लिए मदद करता है। सो आपको ये कॉन्सेप्ट लेना बहुत जरूरी है, ठीक है। ये जो पिप्स का कॉन्सेप्ट है दैट इज वेरी मच नेसेसरी। इसके बगैर फिर आप को लोग कहेंगे अच्छा जी ये पिप, आप इतने पिप्स हमने गेन गेन किया, आपको पता ही नहीं चलेगा यार पिप्स होते क्या हैं, ठीक है। तो ये 1.15382 अगर आप इसको कैलकुलेट करें, तो राइट साइड पे पॉइंट्स हैं, जो 2 लिखा हुआ है दैट इज 0.2 पिप। 8 मीन्स के 8 पिप्स, 3 मीन्स के 38 पिप्स, 38 पिप्स। 5 मीन्स 538 पिप्स। इसी तरह से 1 को अगर हम 1 से स्टार्ट करें तो 1538 पिप्स। अब क्या होगा कि अगर प्राइस फॉर एग्जाम्पल 1.0 पर आ जाती है, तो आपको ये पता चल जाएगा कि अच्छा यार ये प्राइस जो है 1538 पिप्स मूव कर गई है, ठीक है। 1538 पिप्स, 38 टू मतलब 1538.2 पिप्स प्राइस ने मूवमेंट की है। अगर ये प्राइस जो है 1 पे आ जाती है, तो उसका मतलब कितने कम हो गए, 1538 पिप्स कम हो गए। इसी तरह से प्राइस जो है वो अगर यहां से 38 के बजाय 40 पे चली जाती है, ठीक है। अच्छा ये ऊपर मार्क ना करें, यहाँ पे मार्क ना करें, अपने कॉपी पेंसिल पे मार्क करें काइंडली, यहाँ पे कोई बंदा मार्क ना करे। अगर फॉर एग्जांपल 50 पे, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ प्राइस आ गई 38 के बजाय 500 हो गई, 1.15500, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि प्राइस जो है वो यहां से उसने 12 पिप्स हायर साइड पे मूव कर लिया है, ठीक है। अब होपफुली सब लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर किसी को कॉन्सेप्ट नहीं भी समझ में आया, डोंट वरी, हम एक क्वेश्चन आंसर सेशन एक रखेंगे, उसके अंदर हम दोबारा से भी इसको करवाएंगे। अभी हम फिलहाल सिर्फ क्लासेस पे फोकस करेंगे। अच्छा जी, ये उम्मीद है कि सब लोगों को जो पिप्स का कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गया होगा, कैलकुलेट करने के लिए होता है। नहीं भी आया तो वी विल सी, हम इसको जो आप कह लें कि क्लासेस हमारी होंगी उसके ऊपर कर लेंगे। अच्छा ये किसी ने ऊपर ना ये मार्क कर दिया, काइंडली थोड़ा सा ना देखें, इसको इस तरह से ना करें। ये आई डोंट नो, मैं खुद फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहा हूँ जूम को, तो ये दिस इज़ नॉट गुड। आई डोंट नो ये किस तरह से टाइम वेस्ट होगा इस तरह से ना। थोड़ा सा इस चीज़ को देखें आप लोग, थोड़ा सा मेच्योरिटी का बिहेव, मेच्योरली बिहेव करें। अच्छा जी, अब हम यहाँ पे आते हैं कि जी करेंसी पेयर्स को, जो मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि करेंसी पेयर्स, जिन लोगों को पहले समझ में नहीं आया उनको मैं बता दूं कि करेंसी पेयर्स को आपने किस तरीके से यूज़ करना है। ये आई थिंक ये कौन है ये जो कर रहा है यार, ये दिस इज़ वेरी बैड थिंग। थोड़ा सा आप लोग इस चीज़ को कर लें। ये इस तरह से अच्छी बात नहीं है। ये जो कर रहा है इसको मैं रिमूव कर दूंगा। फिर अगर इफ he or she will continue doing that, we will just remove him. Whosoever is there, I will just remove. Let me find that out.
आई हैव रिमूव्ड. नोबडी शुड डू दैट प्लीज. अच्छा जी. अब हम लोग स्टार्ट करते हैं. यहाँ पे ना दो कॉन्सेप्ट्स हैं, एक बेस करेंसी का और एक कोड करेंसी का. फॉर एग्जांपल आपने जीबीपी यूएसडी को बाय करना है ना, तो क्या होगा कि आपकी जो बेस करेंसी है दैट विल बी जीबीपी. ठीक है, ये आपकी जीबीपी जो करेंसी है, ये आप बाय कर रहे हैं और यूएस डॉलर को सेल कर रहे हैं. बेस करेंसी समथिंग जो कि आप जब पढ़ रहे होंगे इसको, जीबीपी यूएसडी. तो जीबीपी जो है दैट विल बी योर बेस करेंसी, और यूएस डॉलर ये आपकी कोड करेंसी होगी. ठीक है. कोड करेंसी मीन के आपने जीबी को खरीदना है, पर खरीदना किससे है? यूएस डॉलर से खरीदना है. ठीक है. तो एट वन टाइम इफ यू आर बाइंग जीबीपी यूएसडी, तो एट द अदर टाइम यू आर सेलिंग यूएस डॉलर. ठीक है. इसी तरह से अगर आप जीबीपी को सेल कर रहे होंगे, तो यहाँ पे क्या होगा कि आप उसको सेल किसके थ्रू से कर रहे होंगे? यूएस डॉलर के थ्रू से. तो आप अदरवाइज यूएस डॉलर को बाय कर रहे होंगे. ठीक है जी. तो ये आप को यहाँ पे जहन में रखना है कि जब भी आप जीबीपी यूएसडी को पढ़ेंगे, तो अगर आप जीबीपी को बाय कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप उस करेंसी, दोनों करेंसी पेयर्स के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए कि जीबीपी ऊपर जा रहा है तो क्यों जा रहा है, या सेल में जा रहा है तो क्यों सेल में जा रहा है, तो मैं उसके अगेंस्ट जो करेंसी है कौन सी यूज कर रहा हूँ, वो आपको पता होना चाहिए. तो इस तरह से करेंसी पेयर्स को आपने रीड करना है. ठीक है जी. ये मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया. नाउ लेट्स गो टू कि हम किस तरह के एनालिसिस करते हैं. जब हम जी कोई भी ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, तो उसके ऊपर हम कौन कौन से जो एनालिसिस हैं उनको हमने करना होता है. तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है. दो तरह के होते हैं, एक टेक्निकल होता है और एक फंडामेंटल होता है. ठीक है. टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है कि आप चार्ट्स देखते हैं. आपने देखा होगा फॉरेक्स ट्रेडर्स जो हैं वो बड़े बड़े चार्ट्स लेके बैठे होते हैं, और बड़ी बड़ी स्क्रीन्स पे चार्ट्स लेके बैठे होते हैं. बहरहाल ठीक है, टेक्निकली आपको बहुत साउंड होना बहुत ज़रूरी है. चार्ट आपको बता रहा होता है कि इस वक्त बायर्स हैं, सेलर्स हैं, कौन इस वक्त इन है. और मार्केट को समझना या मार्केट को अंडरस्टैंड करना दैट इज़ नॉट वेरी मच डिफ़िकल्ट, लेकिन एट टाइम्स बहुत डिफिकल्ट भी हो जाता है. ठीक है. तो टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है कि आप ये जो जिस तरह से आप देख रहे हैं ना कैंडल स्टिक्स, ये लेफ्ट साइड पे कैंडल स्टिक्स, लाइन और बार, ये कुछ चार्ट पैटर्न्स हैं जो कि मैंने यहाँ पे शो कर दिए हैं. हम ज़्यादातर कैंडल स्टिक पैटर्न्स को देख रहे होते हैं. ठीक है. ये जो आप कैंडल स्टिक पैटर्न्स हैं इनको हम डिटेल में आगे डिस्कस करते हैं. टेक्निकल्स जो चार्ट पे आप देखते हैं. फंडामेंटल वो होता है जो आपको इकोनॉमिक इंडिकेटर्स आपको बता रहे होते हैं, या आप कह लें न्यूज़ में क्या आ रहा है. क्या ऐसी चीज़ है जो कि मार्केट को ड्राइव कर रही है, क्या ऐसी स्टेटमेंट आ गई है किसी की, क्या ऐसा कोई जंग लग गई है, कोई डाटा इस तरह का आ गया है जो कि शो कर रहा है, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई है, बेरोजगारी जिसको आप उर्दू में कह लें, बेरोजगारी बढ़ गई है. तो इस तरह के जो फैक्टर्स हैं दीज आर कॉल्ड फंडामेंटल. ठीक है. तो होपफुली दोनों के बारे में आपको बेहतर तौर पे आइडिया होगा. अब क्या है कि लॉट साइज क्या होता है. ठीक है. आपको ये कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है, क्योंकि हम एक पूरा लेक्चर जो है लॉट साइज लेवरेज के ऊपर रखेंगे, और वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा. ठीक है. तो ये आपको पहले इस कॉन्सेप्ट को आप लोग अंडरस्टैंड कर लें, लॉट साइज क्या होता है. आप जब भी कोई चीज़ खरीदने के लिए जाते हैं ना, तो क्या होता है कि आपके पास पैसा होता है. ठीक है. और आपको यह पता होता है कि यार ये 10 रुपए की चीज़ आएगी, ये 20 की आएगी, 50 की आएगी, ये 100 की आएगी. ये आपको पता होता है. ठीक है. और मैंने कितनी खरीदनी है ये भी आपको पता होता है. तो फॉरेक्स ट्रेडिंग में भी ये बहुत ज़रूरी है कि आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि जो आप खरीदने जा रहे हैं आप कितने पैसे की खरीद रहे हैं और